आयुर्वेद के प्रथम प्रणेता मेडिकल साइंस के आविष्कर्ता महर्षि चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी, पतंजलि आदि उन ऋषियों की पावनी परंपरा के प्रति पूर्ण कृतज्ञ भाव रखते हुए और उन्हीं ऋषियों की परंपरा को पूरी प्रामाणिकता के साथ आगे बढ़ाते हुए पतंजलि योगपीठ और पतंजलि योगपीठ के साथ संबद्ध सभी पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्रों के माध्यम से ये आयुर्वेद का ऋषि कार्य हमारे लिए व्यापार कर्म नहीं है, हमारे लिए ऋषि कर्म है। और दवाई हमारे लिए अंतिम विकल्प है। उस व्यक्ति के जीवन में जिन कारणों से बीमारी आई है उनका निवारण करके कोशिश हमारी प्रथम यह होती है कि बिना औषधियों के ही उसका हम मैक्सिमम उपचार कर सके। अंतिम विकल्प के तौर पर हम दवाइयों का उपयोग करें। मेडिसिन में बहुत बड़ा एक सेक्टर है। आयुर्वेद में भी विभिन्न औषधियों के ऊपर विशेषज्ञता हासिल करने के लिए आजकल डिग्रियां भी दी जाती हैं, उसकी ट्रेनिंग्स भी दी जाती हैं। एलोपैथी में भी एक चिकित्सक को डिफरेंट सब्जेक्ट्स में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए विशेष प्रकार से ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। मेडिसिन में एमडी और उसके बाद में और भी एडवांस स्टडी करने के लिए वहां पर व्यवस्थाएं हैं। शल्य चिकित्सा अपने आप में एक बहुत बड़ा विभाग चिकित्सा के क्षेत्र में काम कर रहा है। आयुर्वेद में शल्य चिकित्सा की व्यवस्था प्रारंभ से ही रखी गई, क्योंकि जैसे जैसे हम योग के क्षेत्र में और अनुसंधान करते जा रहे हैं, आयुर्वेद के क्षेत्र में और ज़्यादा अनुभव, अध्ययन, अनुसंधान करते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते जा रहे हैं कि हम मैक्सिमम ऑपरेशंस को अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अपरिहार्य परिस्थितियों में ऑपरेशन करना पड़ता है। हमने 20 वर्ष पहले अपने इस अभियान की शुरुआत यहीं से की थी कि गैर जरूरी ऑपरेशन और गैर जरूरी दवाओं से लोगों को कैसे बचाया जा सके। लेकिन साथ में हमने यह भी कहा कि चाहे वो दवा से उपचार है या ऑपरेशन के द्वारा भी अपरिहार्य परिस्थितियों में उपचार है, तो उसके लिए हमारे ऋषियों से हमें बहुत बड़ी विरासत मिली है। यद्यपि अभी पश्चिम के लोग तो इस बात को मानने लगे हैं कि मेडिकल साइंस आज जिस रूप में हमारे सामने है, मॉडर्न मेडिकल साइंस, ये तो 200 वर्षों का इतिहास है। सृष्टि के आदिकाल से 1,96,08,03,115 वर्षों से करीब 200 करोड़ वर्षों से ये चिकित्सा विज्ञान धीरे धीरे विकसित हुआ और उसमें सबसे प्राचीनतम पद्धति पूरे विश्व की है तो वो आयुर्वेद की पद्धति है। अभी पूरी दुनिया के लोग भी मानने लगे और प्रथम शल्य चिकित्सक के रूप में वो महर्षि सुश्रुत को भी स्वीकार करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी हमारे भारत में जो खास करके जो मॉडर्न मेडिकल साइंस में प्रैक्टिस कर रहे हैं, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में, एलोपैथी में खास करके जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो लोग अपने ऋषियों को जो गौरव देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं। हमारी इस बार कोशिश होगी कि जो एमबीबीएस की पढ़ाई करते हैं उनको भी महर्षि चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी और पतंजलि के बारे में जब पढ़ाई के समय दौरान बताया जाएगा तो उनको भी ये ज्ञान होगा और उनका ज्ञान हटेगा, उनके आग्रह हटेंगे, भ्रांतियां हटेंगी। आज हम पतंजलि योगपीठ से लेकर के पतंजलि चिकित्सालयों में जो वैद्य अलग अलग क्षेत्रों में आदर्श सेवाएं दे रहे हैं,
उनके कुछ प्रेजेंटेशंस यहाँ पर रख रहे हैं जिससे कि आप लोगों को भी और अधिक सीखने को मिले और आयुर्वेद के क्षेत्र में क्या क्या हो रहा है इसके बारे में भी एक प्रबोधन, एक जागृति, एक अवेयरनेस, इसके बारे में भी एक एजुकेशन पूरे देश में हो। तो मैं पतंजलि योगपीठ में जो एचओडी हैं हमारे शल्य चिकित्सा विभाग के वैद्य भाई श्री सचिन गुप्ता जी, मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो जो यहाँ पर शल्य चिकित्सा के संदर्भ में कार्य चल रहा है उसके बारे में आप सबको अवगत कराएंगे। भाई वैद्य सचिन जी का एक बार सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, being a surgeon, I'm going to describe the techniques which are used especially in anorectal disorders in Ayurveda. There are many patients which are having recurrences after certain operations in anorectal disorders. So our pathy is having miracle in treating all the disorders of rectal as well as anal region. The Sushruta already describes in the Samhita about Shara Karma or Shara Chikitsa. There are many people who are performing this technique in all over India. The main thing is regarding the documentation. How you can prove yourself? Well, our Shara Chikitsa is the best Chikitsa in anorectal disorders. So my theme in this session is regarding the documentary work, especially in surgery field. So management of anorectal disorders in Ayurveda. This is a symbol of proctology. The common anorectal disorders which are treating by Ayurveda are, number one is Arshas, that is piles. Bhagandara means fistula in ano. Parikartika means fissure in ano. Nadivrana means pilonidal sinus. Gudbramsha means prolapse rectum, as well as rectal polyps, and Gudvidardi means anorectal abscesses. यहाँ पे सभी जो डॉक्टर्स हैं उनको सभी पाइल्स के बारे में इनकी सिम्टोमोलॉजी मीन्स इसमें ब्लीडिंग होती है, पेन होती है, ये सब सिम्टम्स कॉमनली मालूम है, बट मेन हम लोग जो पढ़ते हैं और उसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में कैसे थ्रू आयुर्वेदिक जो हम लोग टेक्निक्स यूज करते हैं उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। इस जो मैं ये पिक्चर आपको डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, इसमें सबसे पहले तो औषध चिकित्सा नंबर वन इज, नंबर सेकंड इज शार चिकित्सा, अग्नि कर्म, नंबर फोर्थ इज शार सूत्र लाइगेशन, नंबर फिफ्थ इज रक्त मोक्षणा, नंबर सिक्स्थ इज शस्त्र चिकित्सा. So Sushruta explains all the aspects in treating Arshas. अर्शस के बारे में सुश्रुत ने बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि औषध चिकित्सा से लेके शस्त्र चिकित्सा तक हमें किन किन स्टेजेस में कैसे हेमोरॉइड्स को ट्रीट करना चाहिए, पाइल्स को कैसे ट्रीट करना चाहिए. हम लोग मैक्सिमम यहाँ जो पेशेंट जो ट्रीट करते हैं, यहाँ तो स्पाइनल एनेस्थीसिया में करते हैं या जनरल एनेस्थीसिया में, क्योंकि लोकल एनेस्थीसिया में मैं इसके लिए प्रेफर नहीं करता हूँ, पेशेंट को पेन होता है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे जनरली स्पाइनल एनेस्थीसिया और जनरल एनेस्थीसिया देते हैं. ये फर्स्ट पिक्चर आप जो देख रहे हैं ये आपको डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है कि सेकंड डिग्री हेमोराइड्स हैं, इसमें हम लोग शार लगा रहे हैं. सेकंड पिक्चर आपको ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि हम लोग शार लगा रहे हैं. थर्ड पिक्चर ये शो करता है जो सुश्रुत ने शार कर्म के बारे में बोला है कि ये पक्व जंबू फल के समान हो जाता है. तो लास्ट पिक्चर में आप देखेंगे इट रिजेंबल्स लाइक ए पक्व जंबू फल, बिल्कुल नेक्रोज्ड हुआ हुआ. सो इस टेक्निक्स और मॉडर्न टेक्निक्स में, मॉडर्न टेक्निक्स लाइक स्क्लीरोथेरेपी, आप स्क्लीरोजेंट हम लोग लगाते हैं, इंजेक्ट करते हैं अंदर हेमोराइड्स में, तो उसमें स्टिक्चर बनने का डर रहता है. बट शार लगाने पे, एज माई प्रैक्टिस फॉर सिंस 5 years इन पतंजलि,
मैंने आई ऑपरेटेड मोर देन 600 to 700 केसेस ऑफ हेमोराइड्स। तो मैंने कभी इसको स्क्लेरोजेंट नहीं यूज किया है, आई यूज्ड ओनली शार। तो मैं शार लगाता हूं, उससे कोई स्ट्रक्चर नहीं बनता, नथिंग, एनल कैनाल में कुछ नहीं होता, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होता, जो आज तक मैंने किया है। अगली टेक्निक है शार सूत्र लाइगेशन और सर्जरी। सर्जरी हम लोग शार कर्म का जो प्रयोग है वो 2nd और 3rd डिग्री हेमोराइड्स से बहुत अच्छा रिजल्ट है। 4th डिग्री में जो 4th डिग्री के हेमोराइड्स होते हैं या प्रोलैप्स हेमोराइड्स होते हैं, उसमें हम लोग शस्त्र चिकित्सा करते हैं, दैट इज लाइगेशन और एक्सीशन और हेमोरेक्टमी। नेक्स्ट डिजीज इज फिस्टुला एनानो, बगंदर। बगंदर एक ऐसी बीमारी है जिसका कनेक्शन एनल कैनाल और रेक्टम या इंटेस्टाइन के साथ हो जाता है ड्यू टू सर्टेन इन्फेक्शंस। मैक्सिमम रिकरेंसेस जो बगंदर में जो होती हैं, रिकरेंसेस आफ्टर सर्जरी, क्योंकि एनल कैनाल में हमारे स्फिंक्टर्स होते हैं जिनका कंट्रोल, जो हमारा डेफिकेशन का कंट्रोल है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है पूरा। तो मैक्सिमम जो लोग सर्जरीज करते हैं इसमें, वो स्फिंक्टर से पीछे पीछे तक की फिस्टुला की सर्जरी करते हैं। फिस्टुला स्फिंक्टर को क्रॉस होता हुआ रेक्टम में जब चला जाता है तो जनरली हम लोग स्फिंक्टर की सर्जरी नहीं कर सकते। उसका कारण ये है कि अगर हम सर्जरी करेंगे, स्फिंक्टर को खत्म करेंगे, तो पेशेंट का जो स्टूल है वो इनकॉन्टिनेंस हो जाएगा। तो पेशेंट को कोई सेंसेशन नहीं रहेगा, देयर इज नो कमांड और सिग्नल कोई नहीं रहेगा, तो इनकॉन्टिनेंस रहेगा। सो यहां पे मैंने मैक्सिमम मोर देन 1000 केसेस ऑफ फिस्टुला, 1000 के पेशेंट करने के बाद 500 से 600 केसेस उसमें रिकरेंट केसेस थे। वो मैक्सिमम बड़े इंस्टीट्यूशन से थे, दे आर फ्रॉम पीजीआई चंडीगढ़, एम्स, जितने भी बड़े बड़े मैक्स हॉस्पिटल, फोर्टिस हॉस्पिटल्स। वी हैव रिकॉर्ड्स एंड ऑल डॉक्यूमेंट्री वर्क विद अस। तो हमने रिकरेंट केसेस शार सूत्र लाइगेशन से किए। शार सूत्र लाइगेशन में मैंने ये देखा, उसमें एक तो नील रिकरेंस देखी और विदाउट इनकॉन्टिनेंस ऑफ स्टूल देखा। सो जो भी हमारी जो विधियां हैं, जो भी हमारे शास्त्रों में एक्सप्लेन है, अगर हम उसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में अप्लाई करते हैं, देयर इज ए डेफिनेट विन ओवर द डिजीज। हम उसको अच्छी तरह क्योर करके बाहर आ सकते हैं विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। सो नेक्स्ट इज, आप ये पिक्चर देख रहे हैं, आप देख रहे हैं इसमें कई फिस्टुलाज हैं जिसमें आपको स्कार मार्क भी दिख रहे हैं, पुरानी सर्जरियों के निशान भी दिख रहे हैं विद एक्सटर्नल ओपनिंग्स। सो नेक्स्ट इज शार सूत्र थेरेपी। दिस इज द केस विच वॉज ऑपरेटेड 5 times। 5 बार इस पेशेंट की सर्जरी हो चुकी थी। 5 बार सर्जरी होने के बाद भी ये फिस्टुला ठीक नहीं हुआ। पेशेंट हमारे पास यहाँ 5 months रहा, 5 months विद 5 सर्जरीज, मतलब पहली बार उसकी 5 सर्जरी हो चुकी है, फिर से रिकरेंस हुआ है। 5 महीने तक हमने उसको शार सूत्र थेरेपी की। शार सूत्र थेरेपी करने के बाद उसका एमआरआई किया, पहले वाला एमआरआई और बाद का एमआरआई। हमने उसमें यह पाया कि देयर इज नो इनकॉन्टिनेंस ऑफ स्टूल इवन आफ्टर 5 सर्जरीज। 5 सर्जरी होने के बाद जनरली इनकॉन्टिनेंस हो जाता है। अगेन दिस इज अ केस ऑफ कॉम्प्लेक्स फिस्टुला एनानो। फिस्टुला एनानो बहुत टाइप्स के होते हैं, सिंपल होते हैं और कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स में ये होता है कि मल्टीपल ओपनिंग्स होती हैं। सुश्रुत ने इसको बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है, दैट इज शतपोनक बगंदर। शतपोनक बगंदर ये केस मेरा, दिस इज अ 5 साल में दिस इज अ डिफिकल्ट केस विच आई वॉज ऑपरेटेड। इस फिस्टुला में पेशेंट को 8 फिस्टुला है, देयर इज 8 फिस्टुला इन एन एनस। 8 फिस्टुला इकट्ठे हैं। प्रीवियसली 2 बार सर्जरी हो गया, तीसरी बार हमारे यहाँ जब पतंजलि में ये केस आया, आई हैंडल दिस केस विद ऑल
यू कैन सी, आप शुरू से देख सकते हैं कि फर्स्ट फोटोग्राफ से लेकर लास्ट फोटोग्राफ तक डिफरेंट स्टेजेस ऑफ क्षारसूत्रा थेरेपी इन हीलिंग फिस्टुला एंड एनो। तो क्षारसूत्रा एक्ट्स क्लासिकली विदाउट डैमेजिंग स्फिंक्टर्स। अगेन ये केस लास्ट ईयर का है। लास्ट ईयर इसने मैक्स हॉस्पिटल में ऑपरेट कराया। मैक्स हॉस्पिटल में ऑपरेट होने के बाद 3 महीने तक के बाद इसका रिकरेंस हुआ। 3 महीने के बाद पेशेंट मेरे पास आया और पेशेंट 11 महीने तक यहां पे रहा। उसका कारण ये है, यहां रहने का कारण सबसे बड़ा ये है, एक तो रेगुलर उसकी एक तो ड्रेसिंग होती है। रेगुलर ड्रेसिंग्स होगी, वी यूज सम आयुर्वेदिक डिकॉक्शंस, हम लोग कुछ क्वाथ ऐसे यूटिलाइजेशन करते हैं जो इसकी इन्फेक्शन को क्योर करते हैं अंदर से, अलॉन्ग विद क्षारसूत्र थेरेपी। और जो इसकी हम ड्रेसिंग्स करते हैं यहाँ पे विद आयुर्वेदिक ड्रग्स ओनली। मैं टोटली आयुर्वेदिक ड्रग यूज करता हूं ड्रेसिंग्स पर्पस पे। दूसरा एक और हम लोग नया टेक्निक एक मैंने डेवलप किया कि स्फिंक्टर से पहले हम सर्जरी करते हैं और स्फिंक्टर से आगे जो फिस्टुला होता है, फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर अंदर और है, तो स्फिंक्टर से आगे तो मैं जा नहीं सकता क्योंकि आगे जाऊंगा तो पेशेंट कोलैप्स हो जाएगा। तो 5 सेंटीमीटर फिस्टुला हमने निकाल लिया और 5 सेंटीमीटर फिस्टुला में अगर हम क्षारसूत्र थेरेपी करते हैं तो इट डिक्रीजेस द टाइम ऑफ द थेरेपी। थेरेपी का टाइम जो है वो डिक्रीज हो जाता है विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। तो दिस इज द न्यूरल टेक्निक विच आई डेवलप्ड। तो मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा कि हम लोग कैसे करते हैं, कैसे हमारे पास पेशेंट आता है वो कैसे करते हैं और कैसे वो यहां से ठीक होकर जाता है पेशेंट। अगेन दिस इज अ केस ऑफ हाई रेक्टल फिस्टुला। यू कैन सी फिस्टुलोग्राम, ये इसको हम बोलते हैं फिस्टुलोग्राम। तो इस फिस्टुलोग्राम में 12 सेंटीमीटर लंबा फिस्टुला है। 12 सेंटीमीटर फिस्टुला लंबा मतलब इट इज इन द हाई रेक्टम। रेक्टम के 3 पार्ट है, देयर इज लो रेक्टम, मिड रेक्टम, हाई रेक्टम। तो ये हाई रेक्टम का फिस्टुला है। अभी भी मेरे पास ये पेशेंट यहाँ पे है। ये पेशेंट इंजीनियर है बाय प्रोफेशन और इसने फोर्टिस हॉस्पिटल में पहले ऑपरेशन करवाया लखनऊ में। देन ही केम्स टू पतंजलि योगपीठ। उसके बाद मैंने इसका ऑपरेशन किया। सबसे पहले हम लोग एनल डायलेटेशन करते हैं। एनल डायलेटेशन इसके लिए किया जाता है कि स्फिंक्टर में स्पैज्म हो जाता है और उसमें डायलेटेशन करते हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेप आफ्टर एनेस्थीसिया। देन उसके बाद इस केस में जो मेरी स्ट्रेटजी थी, इस केस में मेरे को कैसे ठीक करना है इसको, इसके लिए मैंने सबसे पहले इसको पार्शियल फिस्टुलेक्टमी किया। पार्शियल फिस्टुलेक्टमी इसके लिए किया कि अगर 12 सेंटीमीटर समझिए अगर ट्रैक है तो 12 सेंटीमीटर मतलब इसको कम से कम 24 हफ्ते चाहिए क्षारसूत्र थेरेपी के साथ हील होने के लिए, 24 वीक्स। तो मैंने इसमें क्या किया, मैंने इसमें 5 सेंटीमीटर इसका सर्जरी करके निकाला। देन रिमेनिंग जो अंदर जो है, जो रेक्टम में है, उसको विद क्षारसूत्र से एप्लीकेशन कर दिया। क्षारसूत्र एप्लीकेशन क्या करता है, क्षार जो है इसको क्लीन करता है, डिब्राइड करता है टिश्यूज को, और क्लीनिंग, नेचुरल क्लीनिंग करते हुए विदाउट कोई इंजरी करते हुए उसको अंदर से हील करके बाहर लेते आता है। सो वी आर डूइंग एनोरेक्टल। हम लोग एनोरेक्टल इसके लिए ज्यादा करते हैं बिकॉज एनोरेक्टल में हमारा अच्छा ग्रिप है और हमें अच्छा रिजल्ट्स मिलता है, इन स्पेशली इन रिकरेंट केसेस जिनकी सर्जरीज हो चुकी हैं। अदर सर्जरी जो हम पतंजलि में करते हैं यहाँ पे, लाइक अपेंडिसेक्टमी करते हैं, हर्निया की सर्जरी करते हैं, हाइड्रोसील की सर्जरी, वो अलग विषय है। आयुर्वेद में स्पेशली एनोरेक्टल का बहुत बड़ा मतलब योगदान है। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग कितना डॉक्यूमेंट्री वर्क करते हैं, क्योंकि आज की दुनिया में अगर किसी को एक्सेप्टेंस कराना है तो वी हैव डॉक्यूमेंट्री इन आवर हैंड। फॉर एग्जांपल पेशेंट पहले आता है, उसका एमआरआई पहले हुआ, मैंने पेशेंट का ऑपरेशन किया, ऑपरेशन करने के बाद फिर एमआरआई कराया, दैट इज अ प्रूफ। आप किसी मैं किसी को दिखा सकता हूं। तो वेल इज द आयुर्वेदा मीन्स वी हैव टू डॉक्यूमेंट्री ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। वो छोटा सा जख्म भी है, हम आयुर्वेदिक ड्रग्स यूज कर रहे हैं, तो कैसे हम उसको डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं कि कैसे वो मोड ऑफ एक्शन है, कैसे हील कर रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप देखेंगे मैं ये सर्कमफ्रेंशियली ट्रैक को निकाल रहा हूं बाहर, ये वीडियो जो दिखा रहा हूं
इसको ट्रैक को स्फिंक्टर से पहले पहले तक निकाल रहा हूं। तो 5 से 6 सेंटीमीटर अगर मैंने निकाल लिया, इसका मतलब यह है कि मैंने पेशेंट के 10 हफ्ते सेव कर लिए। तो पेशेंट क्या होता है, पेशेंट जल्दी, स्पेशली शार सूत्र थेरेपी, मैंने ये देखा है कि जो लंबे लंबे ट्रैक्स होते हैं तो पेशेंट उसमें बीच में थोड़ा ये बोलता है कि ये लंबी थेरेपी है और डिसकंटिन्यूएशन का उसमें खतरा रहता है पेशेंट का। तो मेरा एस्पेक्ट, मैंने जो मॉडलिटी इसमें इंप्रूव ये किया कि मैंने इसको ये इंप्रूव किया कि जितना हम इसको कर सकते हैं पहले वो करें, जो अंदर का पार्ट है उसको ना छेड़ें, उसको शार सूत्रा से हील होने दें। दैट इज द एस्पेक्ट। देन उसके बाद इस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो इसके बाद मैं जब निकाल लेता हूं तो निकालने के बाद शार एप्लीकेशन कर रहा हूं टोटली। मैं ये नहीं है कि टोटली सर्जरी करके कुछ नहीं लगा रहा हूं, सर्जरी करने के बाद भी मैं इस कैविटी के अंदर पूरा शार लगाऊंगा अंदर। तो शार क्या काम करेगा, शार का सबसे बढ़िया फंक्शन ये है कि अगर मैं कोई टिश्यू वहां पे अगर छोड़ भी देता हूं, क्योंकि हम जब सर्जरी करते हैं इट इज नॉट ए माइक्रो सर्जरी, ठीक है, इट इज ए मैक्रो सर्जरी। तो इसमें अगर मैं कोई टिश्यू छोड़ भी गया अंदर ऐसा कि जिससे फिर से रिकरेंस हो गया, तो इसके लिए शार क्या करता है, उस टिश्यू को बर्न करता है। बर्न करने के बाद नेचुरल केमिकल कॉटराइजेशन करता है, केमिकल कॉटराइजेशन करने के बाद उसका हीलिंग करता है। आप ये देख रहे हैं कि मैं इसको शार एप्लीकेशन अंदर कर रहा हूं। दिस इज द तीक्ष्ण शार एप्लीकेशन। शार में भी 3 टाइप के शार हैं, मृदु, मध्यम एंड तीक्ष्ण शार। तो मैं इसमें तीक्ष्ण शार एप्लीकेशन कर रहा हूं। तो तीक्ष्ण शार एप्लीकेशन करने के बाद आप जब कैविटी देखेंगे, इट इज टोटली नेक्रोज्ड वन। ये ब्लैकिश डिस्कलरेशन इसका हो गया है। तो कोई भी टिश्यू अगर लेफ्ट रह गया तो बर्न हो जाएगा। बर्न होने के बाद क्या होता है, नेचुरल हीलिंग। आप सभी को पता है हीलिंग प्रोसेस कैसे शुरू इनिशिएट होता है। तो आप ये देख रहे हैं कि मैंने इतना ट्रैक निकाल दिया, इसके बाद शार लगाया, शार लगाने के बाद शार सूत्र लगा रहा हूं। द रिमेनिंग ट्रैक्ट इज हील्ड बाय द शार सूत्र थेरेपी। तो इससे क्या हुआ, इससे पेशेंट का थेरेपी का टाइम एक कम होता है, दूसरा पेशेंट अच्छी तरह हील होके चला जाता है। तो बिफोर एंड आफ्टर, हम लोग बिफोर भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको रखते हैं और आफ्टर हमने क्या किया उसका फिर से हम स्कैन कराते हैं। तो उसमें पाते हैं कि हम कहां तक अपनी थेरेपी को कितना लेवल तक ऊपर लेके हम इसको ट्रीट कर रहे हैं। दैट इज विथ आवर टेस्ट्स। तो ये एक मैंने आपको एक सर्जरी का वीडियो दिखाया जो हम लोग यहां कर रहे हैं। और पतंजलि में जितना भी काम जो सर्जरी फील्ड में हमने किया है, आज से 5 साल से मैं इस चीज को रन कर रहा हूं विद द ब्लेसिंग्स ऑफ स्वामी जी। हमने एक एक केस को डॉक्यूमेंट किया है। एक जितना भी केसेस मैंने यहां किया उस चीज को मैंने डॉक्यूमेंटेड किया है। और यहां इसके लिए किया कि हम जब तक अपनी थेरेपी का प्रचार नहीं करेंगे, पहले क्या सिस्टम था, एनोरेक्टल बहुत सारी दुनिया करती है, मैं नहीं करता, मैं तो अभी छोटा हूं। ऑल द पीपल्स दे हिडन, वो छुपाते हैं, क्योंकि जब तक हम लोग दिखाएंगे नहीं वो हमारे क्या स्किल हैं, हम लोग क्या संहिता से पढ़ के और क्या परफॉर्मेंस कर सकते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके अंदर अगर आपके स्किल्स हैं, आप उसको नहीं दिखा पा रहे हैं, तो मैं सोचता हूं कोई आदमी कुछ नहीं कर सकता। स्किल्स बाय अडॉप्टिंग आयुर्वेदा टेक्निक्स, जितनी भी आयुर्वेद में सर्जिकल एस्पेक्ट्स में टेक्निक्स दी हैं, अगर हम उसको प्रूव करके विद डॉक्यूमेंटेशन करके उसको अगर हम एक्सप्लेन करते हैं, तो मैंने ये देखा है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि आई शेयर मोर देन 100 वीडियोज इन यूट्यूब। मैंने 100 से ज्यादा वीडियो यूट्यूब में, आप कभी भी जाएंगे, शार सूत्रा पतंजलि का नाम डालेंगे तो उसमें 100 से ज्यादा वीडियो देखेंगे जो हमारी डॉक्यूमेंट्रीज हैं। कैसे हमने ऑपरेशन किया, ऑपरेशन करने के बाद कैसे पेशेंट ठीक हुआ, विद डॉक्यूमेंटेशन उसका मैंने रिकॉर्ड रखा है। आज की डेट में हमें 50 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा है, पूरे वर्ल्ड में 50 लाख से ज्यादा लोगों ने हमारी सर्जरीज को देखा और माना है। तो ये एस्पेक्ट मैं सोचता हूं कि हम लोग अगर डॉक्यूमेंट्री वर्क के ऊपर ज्यादा काम करेंगे और हम लोग पेशेंट को ठीक करेंगे, तो मैं कहता हूं कि क्यों नहीं हम लोग सर्जरी कर पाएंगे। विल डू सर्जरी by explaining
सुश्रुता मेथड्स, सुश्रुत ने जो बोला है उसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में हमने किया। नेक्स्ट इज फिशरी नैनो, परिकर्तिका। आपके पास बहुत पेशेंट्स आते हैं इसमें, क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। कॉमन पेशेंट इज फिशर के बहुत पेशेंट आते हैं, बर्निंग पेन, पेशेंट बैठ नहीं सकता है। सिंपल ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी, सिंपल ट्रीटमेंट क्या है? अवगाह स्वेद, अब घर में अवगाह स्वेद कराएं और जातियारी देल का पर रेक्टल बस्ती करें। जो बस्ती कर्म आप जानते हैं सभी लोग, 5 ml आप बस्ती कर्म करेंगे, पेशेंट को 5 दिन तक करेंगे या 7 दिन तक करेंगे, पेशेंट कंप्लीटली लीव्ड बाय 99% ऑफ द पेन विदाउट सर्जरी। विदाउट सर्जरी मैं कहता हूं 99%। हम लोग जनरली, मैं परिकर्तिका में सर्जरी नहीं करता हूं, जितने भी पेशेंट परिकर्तिका के हमारे पास आते हैं, हम लोग मैक्सिमम पेशेंट उसको बस्ती कर्म और अवगाह स्वेद विद त्रिफला क्वाथ या पंचवल्कल क्वाथ आप यूज करें, 99% पेशेंट की पेन उसी टाइम रिलीव हो जाती है। तो देयर इज नो नीड सर्जरी। तो जनरली हम लोग नहीं करते हैं, बट जिसमें 1% किसमें हो रहा है तो उसमें हम लोग सर्जरी करते हैं। सो नेक्स्ट इज नाड़ी व्रण, मीन्स पाइलोनाइडल साइनस। बहुत सारे पेशेंट पाइलोनाइडल साइनस में तो होते हैं। पाइलोनाइडल साइनस एक ऐसी साइनस होती है, ये पीछे सैक्रम बोन होती है हमारे बैक में, वहां पे एक साइनस तैयार हो जाता है जिसमें हेयर्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं, उसमें हेयर्स अंदर एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है? पेशेंट को पेन होती है, डिस्चार्ज होता है, पस बनती है बार बार। तो इसमें हम लोग सर्जरी, आप इस वीडियोस में, इस पिक्चर में देख रहे हैं कि मैं इसमें सर्जरी एक्सरसाइज कर रहा हूं, मतलब इसको निकाल रहा हूं। निकालने के बाद नेक्स्ट पिक्चर डिमॉन्स्ट्रेट शार एप्लीकेशन। ये नहीं है कि मैंने निकाल के उसको पट्टी लगा दी और भेज दिया, करने के बाद शार एप्लीकेशन किया। शार एप्लीकेशन से इतना बढ़िया हीलिंग हुआ, आई नेवर फाउंड ए सिंगल रिकरेंट डिजीज इन ए 5 ईयर। मैंने 5 साल में कोई ऐसा रिकरेंस आज तक नहीं देखा जो मेरे पास वापस आया। सो नेक्स्ट डिजीज इज दैट इज रेक्टल पॉलिप। रेक्टल पॉलिप में हम लोग जनरली शार सूत्र बांध देते हैं, शार सूत्र उससे कट करता है, कट करने के बाद हील हो जाता है। दैट इज सिंपल डिजीज। सो नेक्स्ट डिजीज इज गुदभ्रंश। जनरल पेशेंट्स आप लोग देखते हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में, गुदभ्रंश के बहुत सारे पेशेंट आते हैं। तो गुदभ्रंश में मेरा जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो रहा 5 साल में, मैंने ये देखा कि गुदभ्रंश में हम लोग, एक तो स्वामी जी जो एक्सरसाइजेस बताते हैं वो बहुत बढ़िया इसमें काम करती हैं, नंबर 1। नंबर 2 इज हम लोग उसमें स्पेशली चांगेरी घृत का एप्लीकेशन करता हूं। चांगेरी घृत अलॉन्ग विद मेडिसिन, दैट इज फॉर, इसमें भी आपके 4 ग्रेड होते हैं, 1, 2, 3 एंड 4, 4 ग्रेड होते हैं। 2nd ग्रेड तक हम लोग इसको मेडिसिन, योगा, प्राणायाम, या इससे हम लोग इसको क्योर अप कर जाते हैं, मतलब इसको ठीक कर सकते हैं। 3rd डिग्री में भी इसमें बहुत सारी सर्जरीज बोली हैं, उनकी अपनी एक कॉम्प्लिकेशंस हैं। एनोरेक्टल में मतलब कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है, हम सर्जरीज करेंगे तो ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं। अदर देन अगर हम अपने मेथड्स अप्लाई करते हैं, इसमें बहुत बड़ा इसमें रिजल्ट है पेशेंट को। तो स्पेशली मैं 3rd डिग्री और 4th डिग्री में पूरे रेक्टम में शार लगाता हूं, अंदर पूरे रेक्टम में शार कर्म करते हैं। नहीं तो जनरली क्या करते हैं, इंटेस्टाइन बाहर आ रही है, उसको हम लोग काट, मतलब कि जितना भी रेक्टल मिकोजा बाहर आ रहा है उसको काट देते हैं, उसको स्टिच करके छोड़ देते हैं। दैट इज डिलॉम्स ऑपरेशन, वो अलग ऑपरेशन होता है, उसकी कॉम्प्लिकेशंस है। बट मैंने ये देखा कि जितने पेशेंट में मैंने शार कर्म किया, शार अप्लाई किया पूरा, और उसको मैंने फॉलोअप में, अभी भी मेरे पास 5-5 साल के पेशेंट हैं जो फॉलोअप में अभी भी आते हैं। सिंगल पेशेंट में एक ऐसा देखा जिसको थोड़ा सा फिर से प्रोलैप्स हुआ, बट मैंने उसमें फिर शार लगाया। चाहता तो मैं सर्जरी कर सकता था, फिर मैंने उसको शार एप्लीकेशन लगाया, आज से 1.5 साल पहले की बात है। तो मैंने आज तक उसको देखा, वो आज तक फिर से उसका प्रोलैप्स रेक्टम बाहर नहीं आया, क्योंकि इतने वंडरफुल रिजल्ट्स मैंने इसमें देखे, इतने वंडरफुल रिजल्ट्स। इवन आज की डेट में हमारे पतंजलि में कोलोरेक्टल जो सर्जन होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े सर्जन होते हैं, कोलोरेक्टल मतलब बहुत बड़ा सर्जन होता है, एमसीएच लेवल के बाद का सर्जन, वैसे वैसे डॉक्टर्स दे फ्रॉम पीजीआई चंडीगढ़, फोर्टिस या एम्स से हमारे पास लॉट ऑफ पेशेंट हमारे पास भेजते हैं ऑफ कोलोरेक्टल प्रॉब्लम्स। कॉमनली
एनोरेक्टल एब्सेसिस में हम लोग ड्रेनेज करते हैं, ड्रेनेज करने के बाद शार एप्लीकेशन। तो कहने का मतलब मैंने मॉडलिटीज को चेंज किया। पहले हम लोग जब पढ़ते थे तो उस टाइम सर्जरी एस्पेक्ट में ये सिखाया जाता था कि यू गो बाय सर्जिकल एस्पेक्ट, कंप्लीट आप सर्जरी के थ्रू ही जाएं और कुछ ना करें। बट जब मैं प्रैक्टिस में आया, जब मैंने सोचा कि ये चीज इसमें बहुत बढ़िया काम करती है तो हम लोग क्यों ना अप्लाई करें, तो मैंने ये देखा कि मैं सर्जिकल एस्पेक्ट को कम करता गया और जो सुश्रुत ने जो शार कर्मा के बारे में बोला, मैं इसको ज्यादा काम करना शुरू किया लाइफ में। बट मैंने इतने वंडरफुल रिजल्ट्स देखे, स्पेशली क्योंकि मैं ऐसा नहीं बोल रहा, हमारे पास आप कभी भी देखें, कहीं भी नेट में चले जाएं, आप कहीं भी अगर पतंजलि के बारे में ढूंढेंगे, आज तक हिस्ट्री में डॉक्यूमेंट्री जो वर्क हमने जो डाला इस रिगार्डिंग एनोरेक्टल सर्जरी में, दुनिया से हमारे पास लॉट ऑफ पेशेंट्स आए, बहुत सारे पेशेंट्स आए जो जिनके 5-5 बार 6-6 बार ऑपरेशन हो रखे हैं, 2-2 बार ऑपरेशन हो, और हमने उनको ठीक किया। ठीक करने के बाद ये सोचा कि इट इज अ बेस्ट टेक्निक्स। तो नेक्स्ट मैं 4 स्लाइड में बोलूंगा थोड़ा सा। शार थेरेपी इज द इंडियन कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड ऑफ मेडिकल साइंस। सो व्हाट we do to integrate Ayurvedic techniques into the modern era। हम लोग मॉडर्न वालों को बता के कैसे हम लोग इनको ये प्रचार कर सकते हैं कि हमारी टेक्निक्स भी सुपर्ब हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इट मींस दे आर हाई लेवल टेक्निक्स। जस्ट वी हैव टू कंपेयर and contrast our surgical skills in the light of modern modalities. Need to go hand in hand. इस स्लाइड में अगर आप जाएंगे तो इसका मतलब यही है कि हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे को ना करते हुए कि नहीं आप गलत हैं हम गलत हैं, भाई हम लोग जहां पे अच्छे हैं, अगर हम लोग आयुर्वेदिक स्किल से अगर पेशेंट ठीक कर रहे हैं तो इसका मतलब हम लोग कहीं बहुत हद तक बहुत दूर तक अच्छे हैं। सो नेक्स्ट इज a definition of surgeon. A true surgeon is never fearless. He fears for his patients. He fears for his shortcomings and his own mistakes, but never fears for himself or his professional reputation. So this slide, इसका बहुत बड़ा रोल है। देखिए मैं अकेला कुछ नहीं कर पाता अपनी लाइफ में, हार्डली ऑपरेट, अगर मैं सर्जरी करके निकला भी, एमएस करके निकला भी, तो मैं आज तक 5 साल में करीबन ज्यादा नहीं तो 50 केस से ज्यादा ऑपरेट नहीं कर पाता था। I operate more than 1500 cases in Patanjali with all the documentary record. Success always comes with teamwork. Thank you.